80-20 series. In this series, we are going to discuss 80% of our UPSC prelims polity syllabus through 20% of PYQs. 20% PYQ से 80% syllabus complete करेंगे. This is our episode 22. इसमें डिस्कस करेंगे इलेक्शन एंड आरपीए एक्ट के बारे में. साथ ही साथ हम डिलिमिटेशन कमीशन को भी इसी में एड्रेस करेंगे. तो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम लिए हुए. क्वेश्चन नंबर 1. Which one of the following is the correct in respect to the commencement of the election process in India? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है विद रिस्पेक्ट टू कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, मतलब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? द रिकमेंडेशन फॉर द इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन इज इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन. ठीक है, तो दो वर्ड है यहाँ पे, एक तो नोटिफिकेशन और एक है रिकमेंडेशन. तो रिकमेंडेशन पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, और नोटिफिकेशन दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन. Second statement, the recommendation for election is made by election commission and the notification for the election is issued by home ministry at the center and home departments in the states. ठीक है, the recommendation for election is made by the election commission and the notification for election is issued by the president and the governor of the state concerned. Both the exercise making recommendation and issuing notification respect to done by election commission. एक एक के ऊपर विचार करते हैं और सोचते हैं कि क्या यहाँ पे आंसर हो सकता है. पहले स्टेटमेंट में बात की गई है इलेक्शन रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट के द्वारा और नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन है इलेक्शन कमीशन के द्वारा. अगर गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी तो उसमें उसकी कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, उसमें उसका बायसनेस आ सकता है, आर्बिट्री नेचर हो सकता है, अपने हिसाब से रिकमेंडेशन कर सकता है कि इलेक्शन इस टाइम पे इलेक्शन आपको रिकमेंड करा है और नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन निकालेगा. तो ये तो बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी सही स्टेटमेंट नहीं है, तो इसको तो हटाओ. द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन इज मेड बाय इलेक्शन कमीशन एंड नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय होम मिनिस्ट्री. तो सेम वही बात है, लगभग लगभग गवर्नमेंट का इसमें रोल मिनिमम होता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट है, तो ये भी नहीं होगा. द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय इलेक्शन कमीशन. ठीक है, रिकमेंड करेंगे इलेक्शन कमीशन, क्यों रिकमेंडेशन वो करेंगे? बिकॉज वही एक ऐसी बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो बताएंगे कि कौन सा टाइम सही है, कौन सा टाइम सही नहीं है, कब हमें पर्टिकुलर इलेक्शन करवाने चाहिए. तो रिकमेंडेशन बॉडी तो यही होनी चाहिए, तभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई है. ये तो बात बिल्कुल सही है. एंड नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट कंसर्न. बिल्कुल ये भी सही है, बिकॉज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स आर सो कॉल्ड, कह सकते हैं, नॉन पार्टीसन बॉडीज. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सभी की सभी. तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. बोथ द एक्सरसाइज ऑफ द मेकिंग ऑफ रिकमेंडेशन एंड इलेक्शन, दोनों ही इलेक्शन कमीशन करेंगे, तो ये भी नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन मान सकते हैं कि इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन है, बट नोटिफिकेशन कोई ना कोई पोस्ट जो है वो करेगी. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ये बात आपको दिमाग में रखनी है. ऑप्शन 3 सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आपको क्या इसके लिए याद रखना है? लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया गवर्न बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. पार्लियामेंट्री इलेक्शन की अगर हम बात करें, सेक्शन 14 कहता है एक्ट का कि द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड न्यू हाउस of the people, the president issue the notification calling upon all parliamentary constituency to elect member. This notification is issued on such date or dates as may be recommended by election commission. ठीक है, स्टेट असेंबली के लिए गवर्नर एंड इलेक्शन कमीशन. देखो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का रूल नहीं है, इलेक्शन कमीशन एंड गवर्नर. ये बात याद रखना है यहाँ पे आपको फ्यूचर के लिए. की स्टेप्स क्या है? सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिटरमाइन करेगी शेड्यूल एंड फॉर्मली रिकमेंड्स इट टू द एग्जीक्यूटिव. फिर नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट फॉर द सेंटर एंड गवर्नर फॉर द स्टेट ऑफिशियली इशू द नोटिफिकेशन इन द गजेटी. इलेक्शन कैलेंडर, once this notification is issued, election commission of India carries out its essential function and such as fixing the specific dates for the nomination, scrutiny and withdrawal. ठीक है, तो ये आपको फ्यूचर के लिए ही दिमाग में रखना है. आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंड. इसमें से दिनेश गोस्वामी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया? दिनेश गोस्वामी कमेटी आप मेंस में पढ़ते हैं, मेंस के अंदर जब आप आरपीए, इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़ते हैं, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी हर यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ता है जो मेंस की तैयारी करता है. ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी इतना पता है अगर किसी को कि इलेक्शन से रिलेटेड है, पहली चीज तो ये.
दूसरा पता हो कि भैया ये मनी एंड मसल पावर को कम करने के लिए था, मतलब इनकी रिकमेंडेशन मनी एंड मसल पावर को कम करने के लिए थी, तो फिर इसका आंसर किया जा सकता है। ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए इसमें, क्योंकि सारे ही इलेक्शन से रिलेटेड ही ऑप्शन है। ये देखिए, इलेक्शन, इलेक्शन, ठीक है, फंडिंग, वो भी इलेक्शन, और कैंडिचर या बैन, ठीक है, पर इलेक्शन, तो ये भी चारों इलेक्शंस के ऊपर है। तो ये इंफॉर्मेशन तो काम नहीं आएगी, बट मनी एंड मसल पावर की फिर भी आप कर सकते हो। गवर्नमेंटल फंडिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, ठीक है। लिस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ये तो लोकसभा ये नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन, ये तो आपका, आपको पता है, तो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उससे पहले जो कमेटीज थी उन्होंने इसको रिकमेंड किया था। और ये तो कमेटी 1997 की है, सॉरी, नॉट 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 97 की, ये 1990 के आसपास की है शायद, ठीक है। 1997 में तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इलेक्शन लिस्ट सिस्टम इलेक्शन ये भी नहीं है। गवर्नमेंटल फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ये अब पता है तो पता है, मतलब इसमें कोई ट्रिक्स और कुछ नहीं है, सीधा सीधा सिंपल, ये थोड़ी सी नॉलेजेबल और डायरेक्ट क्वेश्चन है उस टाइम का, ये करंट अफेयर था काइंड ऑफ। So Dinesh Goswami Committee 1990 was constituted to recommend electoral reforms in India. Key recommendation क्या क्या थे? The committee was primarily concerned with the reducing the role of money power and muscle power in the electoral process. Its logic for this specific recommendation was एक तो partial state funding. The committee advocated for the state assistance to be provided in a kind rather than in a cash. This included providing candidates for the recognized political party with the items like free electoral rolls, fuel for the vehicles, माइक्रोफोन, रेंटल चार्जेस, ये सब। लिमिटेशन इलेक्शन एक्सपेंसेस by providing election material through government funds. Committee aimed to create more level playing field and curb excessive private spending. Targeted beneficiaries, it recommended this state funding be extended only to the candidates of recognized political party, not to the independents. ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको समझ मतलब ये याद रखना है फॉर फ्यूचर। अगर दिनेश गोस्वामी कमेटी पूछा जाए, इलेक्शन से रिलेटेड है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है, बस आपको ये बात को याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है ये। द रिजर्वेशन फॉर 33% ऑफ सीट्स फॉर द वीमेन इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये तो आपको पता चल गया होगा अब तो कि हमने ये रिजर्वेशन कर दिया है विमेन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तो स्टेटमेंट गलत है। अगर ये गलत है तो आंसर होगा डी, ए इज फॉल्स और आर अपने आप ट्रू हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शन कैन एलोकेट 33% सीट्स दे कंटेस्ट टू वुमेन कैंडिडेट्स विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये तो अपनी पार्टी का अंदर का मामला है, ठीक है। वो चाहे अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी अपने कंटेस्टिंग इलेक्शन के अंदर अपने कुछ भी रूल्स बना सकते हैं, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आप थोड़ा सा असर्शन को जान लो। द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, द वुमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेटर, does require a constitutional amendment to be mandatory and legally binding across the country as it changes the fundamental representation structure। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। एंड ट्रू है आपका रीजन, ठीक है। ये तो वॉलंटरली डिसाइड करेंगे अपने आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीसेंट अमेंडमेंट्स टू द इलेक्शन लॉ बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1966। तो 1996 के अंदर अमेंडमेंट हुआ आरपीए के अंदर, उसी से क्वेश्चन था। तो आज हमारे लिए देखो, हमें नहीं पता कि उस पर्टिकुलर में क्या था, उस समय का ये करंट कंटेम्पररी अफेयर था काइंड ऑफ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। बट हमें पता होना चाहिए कि हमारे इलेक्शन के अंदर, ये इलेक्शन कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं और आरपीए में अमेंडमेंट्स में क्या क्या चीजें चेंज आई है, ठीक है। तो ये फिर से स्टेटमेंट हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी इसी वीडियो के अंदर, इसी एपिसोड में बताऊंगा, तो वो भी आप ध्यान से समझना। पहला स्टेटमेंट कहता है, एनी कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस ऑफ इंसल्टिंग एन इंडियन नेशनल फ्लैग और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेल एंटेल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है इसमें। देयर इज एन इंक्रीज इन द सिक्योरिटी डिपॉजिट विच कैंडिडेट हैज टू मेक टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन टू द लोकसभा, हो सकता है, ठीक है। अ कैंडिडेट कैन नॉट नाउ
stand for the election for more than one parliamentary constituency. Okay, a candidate cannot now stand for the election for the more than one parliamentary constituency. ये तो पहले ही हो गया था और ये स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है, ये नहीं है क्योंकि पहले से ही ऐसा है कि आप कैंडिडेट 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 1 तो यहाँ पे गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है। थर्ड अगर गलत है, थर्ड गलत है, ठीक है, तो आंसर होगा 1, 2, 4, ठीक है। नो इलेक्शन विल नाउ बी काउंटरमेंडेड ऑन द डेथ ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट। तो काउंटरमेंड नहीं हो सकता अगर कोई इलेक्शन डेथ हो गई किसी को, ठीक है, बट इसके लिए भी प्रोविजन है, मैं आपको भी दिखाता हूं, समझो इस बात को। 1966 के मैं सारे आपको अमेंडमेंट्स बता रहा हूं, इलेक्टोरल रिफॉर्म फ्रॉम 1991 टू 2025, ध्यान से समझना। ये 1966 का अमेंडमेंट है जिसमें क्या हुआ, एबोलिशन ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स होती है, उसका एबोलिशन था। शिफ्टेड द अथॉरिटी टू हियर इलेक्शन पिटीशन एंड डिस्प्यूट डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट विद अपील्स गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो ये 1966 के अंदर थ्रू अमेंडमेंट लिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बात याद रखना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट को इलेक्शन पिटीशन की अथॉरिटी देना। फिर 1988 का अमेंडमेंट क्या लेके आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम्स, ठीक है, प्रोवाइडेड अ फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क टू यूज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। और काउंटरमेंडिंग रूल्स क्या थे, इंट्रोड्यूस प्रोविजन टू अर्जन और कैंसल पोलिंग इन द केसेस ऑफ बूथ कैप्चरिंग, ठीक है। फिर 1996 का अमेंडमेंट जो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें आई वो देखो। एक तो कैंडिडेट का रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेड अ कैंडिडेट टू कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जो आज भी यही है कि आज भी एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हो सकता है, कॉन्टेस्ट कर सकता है। इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, एडेड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 6 ईयर फॉर कन्विक्शंस इन्वॉल्विंग इंसल्ट टू द नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिवेंटिंग द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम, ठीक है। अगर ये होगा तो 6 साल तक का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इंक्रीज हुई थी, ठीक है। डेथ ऑफ कैंडिडेट का क्या यहां पे हुआ, स्टॉप्ड द काउंटरमेंडिंग ऑफ द इलेक्शन अपॉन द डेथ ऑफ an independent candidate. It is now only adjourned if the recognized party candidate dies, ठीक है। पहले ये होता था कि अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर डेथ हो जाती थी उसकी, तो इलेक्शन ही काउंटरमेंड हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्टॉप द काउंटरमेंडिंग ऑफ द इलेक्शन, और अब सिर्फ अर्जन हो सकता है, वो भी किसके केस में, रिकॉग्नाइज पार्टी कैंडिडेट अगर कोई डाई हो जाता है तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। उसके बाद 2002 का अमेंडमेंट, इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन, mandate candidates to file affidavits disclosing their criminal antecedents, assets and liabilities। 2003 में आया ओपन बैलेट सिस्टम, ठीक है, राज्यसभा के लिए, आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद 2010 के अंदर एनआरआई वोटिंग राइट्स, एनआरआई को वोटिंग राइट्स दिए गए, ग्रांटेड वोटिंग राइट्स टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस, दो दे विल स्टिल रिक्वायर्ड टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसी टू वोट। सो एनआरआई को वोट भी 2010 से मिले हैं, फिजिकली उनको प्रेजेंट होना पड़ेगा। 2013 के अंदर immediate disqualification following the Lily Thomas case, the Supreme Court struck down the section 8 clause 4 ending the 3-month grace period for the convicted lawmaker। MP MLA now lose their seats immediately। ये वर्ड अगर आए तो एग्जैक्टली याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में बोला है। MP MLA now lose their seat immediately upon the conviction of serious crimes, ठीक है। और वैलिडेशन एक्ट मतलब क्लैरिफाइड द पर्सन इन अ पुलिस कस्टडी और जेल रिमेन्स एन इलेक्टर एंड कैन फाइल नॉमिनेशन एज लॉन्ग एज देयर नेम इज ऑन इलेक्टरल रोल, ठीक है। तो अगर जेल के अंदर भी है, कस्टडी में भी है, वो भी इंसान एज अ इलेक्टर खड़ा हो सकता है, नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, ये बात याद रखना। उसके बाद इलेक्शन लॉज, आधार वोटर लिंकेज, ठीक है, 2021। उसके बाद आपका जेंडर न्यूट्रलिटी, रिप्लेस्ड वाइफ विद स्पाउस फॉर द सर्विस वोटर्स, ठीक है। फिर 2024-25 में अपडेट सेट 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया, अभी ये प्रपोज जो है, अभी एक्ट नहीं बना, सीक्स टू मैंडेट द ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ एमपी एमएलए और मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम एंड सीएम इफ दे आर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड फॉर मोर देन 30 कंसेक्यूटिव डेज ऑन अ सीरियस चार्ज, ठीक है। इस पे काफी कंट्रोवर्सी हुई है, तो अभी ये बिल है, देखते हैं एक्ट बनेगा तब देखेंगे, बट ये अभी मेजर अपडेट है आपके लिए। आरपी अमेंडमेंट बिल 2024 फोकसेस ऑन मॉडर्नाइजिंग गवर्नेंस चैलेंजेस एंड पोटेंशियली एक्सपेंडिंग एनआरआई वोटिंग वाया एम्बेसीज और कॉन्स्युलेट, तो ये भी चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। आई होप आपको सारा इलेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, इलेक्शन में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। चलो भाई देखते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज कैरिड आउट बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, देखते हैं। अ नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी is one which is recognized in the 4 or more states. During 1999 general election, there were 6 national parties and 48 state level parties recognized by the election commission. ठीक है, ये तो डेटा अब चेंज हो गया होगा, तो इस ये हमारा सिग्निफिकेंस नहीं है। बट अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आरपीए एक्ट 1951 में दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैरिड बाय द इलेक्शन कमीशन, ये भी सही है। नेशनल लेवल पार्टी इज वन विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट, ये भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन, आरपीए एक्ट मेंस के अंदर डायरेक्ट ये सिलेबस का पॉइंट है, तो अगर वो पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा। एक बार मैं आपको फिर भी बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज गवर्न्ड बाय द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। दिस सेक्शन वाज इंसर्टेड इन 1989 टू प्रोवाइड फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क फॉर द एसोसिएशन सीकिंग अ फंक्शन एज अ पॉलिटिकल पार्टी। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एनी एसोसिएशन और बॉडी इंडिविजुअल सिटीजन of India calling itself a political one must take an application to the Election Commission of India for its registration. The commission is the sole authority empowered to register and grant recognition to these parties. Third statement, according to election symbols, ये बात याद रखना, not RPA. According to election symbols, 1968, a political party is recognized as a national party if it is recognized as a state party in the 4 or the more state. अगर 4 से ज्यादा या 4 स्टेट में अगर वो स्टेट पार्टी है तो एक नेशनल पार्टी बन जाएगी। ये कहां लिखा हुआ है? ये इलेक्शन सिंबल एक्ट के अंदर, ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, ना कि आरपीए में। ये बात याद रखना, कभी भी फ्यूचर में आपके काम आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो फोर्थ स्टेटमेंट था उसके बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट देता हूं अभी का। अभी हमारे पास 6 नेशनल पार्टीज है, 67 स्टेट पार्टीज है एंड अनरिकॉग्नाइज लगभग 2800 के आसपास अनरिकॉग्नाइज पार्टीज है। नेशनल पार्टीज कौन सी है? 6, वो भी जान लो। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी। यही 6 पार्टी है नेशनल पार्टीज आज की डेट में इंडिया एज ऑफ 2026 अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, तो ये बात याद रखना। उसके बाद कंपैरिजन रिकॉग्निशन कंडीशन क्या है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ठीक है, अगर इसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बननी है तो रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स। ठीक है, और वोट शेयर का अगर बात करें तो 6% वैलिड वोट्स प्लस 4 प्लस स्टेट एंड 4 लोकसभा सीट्स। ठीक है, ऑप्शन बी 2% ऑफ लोकसभा सीट्स, मिनिमम 11 फ्रॉम दी एटलीस्ट 3 स्टेट्स। ठीक है, रटना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस आप ये ना नंबर्स याद रख लो, 4, 6, ठीक है, 2%, इस टाइप की बातें अगर दी हो तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की सही है। ठीक है, इसमें भी दी हुई है कुछ जगह, जैसे यहाँ पे भी 6% वैलिड वोट है, तो दोनों में ये कॉमन है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द वन स्पेसिफिक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो कॉमन है उनको दिमाग में रखना। ठीक है, उनमें तो आपको डिफरेंस रखना नहीं है, जहां जहां पे डिफरेंस है बस वो रट लेना, उतना ही है, बाकी तो देखो इसमें रटना ही पड़ेगा। 2 असेंबली सीट्स एंड ऑप्शन बी 6% वैलिड वोट्स इन द स्टेट। ठीक है, एंड 1 लोकसभा सीट। उसके अलावा 3% ऑफ स्टेट। अगर जब भी 3% वाली बात हो ना तो सोचना कि ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। वो क्या करेगा, इस 3% वाले को यहां पे लिख के देगा। तो बस याद रखो कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में 4, 2, 6 ये सब नंबर हो तो ये ठीक है, और 3 स्टेट्स की बात की जाएगी, 3% का कुछ नहीं है। परसेंटेज में सिर्फ 2% एंड 6% की बात आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में हुई है। एलिमिनेट करने में हमें हेल्प करेगा, बस मैं यही कहूंगा। यहाँ पे 8% की बात होगी, 3% की बात होगी, अगर इस टाइप की परसेंटेज हो तो समझ लेना कि ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं। आप पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ के रट सकते हो। मैं तो ऐसे ही करता हूं, देखो मैं इसमें ज्यादा दिमाग लगाता नहीं हूं। ठीक है, सीधा सीधा दिमाग लगाता हूं। जहां पे 8%, 3% लिखा हो, अगर वो ऑप्शंस नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए होंगे तो वो गलत है, बस इतना पता है। यहाँ पे 2% एंड 6% की बातें होगी, और अब जब माइन्यूट होगा तो मैं या तो क्वेश्चन लीव करूंगा, नहीं तो जो है वो छोड़ दूंगा, बस सीधी सी बात है, ऐसे ही। तो आप भी उस तरीके की अप्रोच अपना सकते हो अगर आपको याद ना हो तो। विद रेफरेंस टू डीलिमिटेशन कमीशन, देखो डीलिमिटेशन कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये आपका, मैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं इसको यहां पे इसलिए पढ़ा रहा हूं
डिलिमिटेशन कमीशन के क्वेश्चन, बिकॉज ये इलेक्शन से रिलेटेड है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन की बात की गई है, बट ये कमीशन एक्ट के थ्रू बनी है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, इसलिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आएगा। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है? द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन दी कोर्ट ऑफ लॉ व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन दी ऑर्डर्स। ठीक है, तो पहला कहता है द ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज, ये बिल्कुल सही बात है, डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर चैलेंज नहीं हो सकता, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात है, ये आपको याद रखना है। When the orders of delimitation commission are laid before the Lok Sabha and state legislative assembly, they cannot effect their any modification. Yes, ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, both 1 and 2, ये फैक्चुअली आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है, डिलिमिटेशन ने जो कह दिया कमीशन ने वो बिल्कुल सही है, पत्थर की लकीर है, बिकॉज इसमें आप जब इसका कॉम्पोजिशन देखोगे तो उससे आपको काफी चीजें समझ आएगी, और ये इसको बहुत ज्यादा पावर दी गई है डिलिमिटेशन कमीशन को, तो ये याद रखने वाली बात है। कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी लेड बिफोर दी, अगर लोकसभा स्टेट असेंबली अगर वहां पे इसकी रिपोर्ट रखी जाए तो वहां पे इफेक्ट नहीं हुआ, वो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसको समझो। द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 329A is in place to prevent potential delays, complication in the election process, and that could rise from the numerous legal challenges to the constituency boundaries. When the orders of delimitation commission are laid before the Lok Sabha and State Legislative Assembly, the concerned bodies cannot effect any modification. Their role is primarily informational and ensuring the commission's independence from the political influence with the legislature. ये बात याद रखना है। अब थोड़ा सा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जान लो। ठीक है, रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170। 82 आपका लोकसभा एंड स्टेट असेंबली के लिए, आर्टिकल 170। नेचर क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, कंस्टिट्यूट अंडर डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक एस्टेब्लिश हो चुकी है और 5वीं अभी चल रही है, ऑनगोइंग होगी, मतलब आफ्टर द सेंसस ऑफ 2027। ठीक है, सो डिलिमिटेशन एक्ट के 1952, 62, 72, 2002 कॉम्पोजिशन क्या है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ये बात याद रखना। तो अब देखो कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज जो यहाँ के चेयरपर्सन है, उन्हीं की बात को क्या कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज किया जाएगा? ये बात समझ आ रही है? खुद सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज, ये चेयरपर्सन है, तो समझो आप बात। तो सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रख के ये दोनों ऑप्शंस बने हैं, ये बात याद रखना। इन दोनों ऑप्शंस को इसी तरीके से आपको समझना है। ठीक है, सो अगर मैं बेसिस कहूं तो सेंसस डेटा होगा 2001 जैसे करंट है, उसके बाद स्टेट सीट फ्रीज की गई है 42nd अमेंडमेंट में, ठीक है, 2001 तक, फिर 2026 तक 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। करंट रूल है ओनली बाउंड्री रीएडजस्टमेंट, नो इंक्रीज इन दी सीट्स। फाइनलिटी, ऑर्डर्स हैव फोर्स ऑफ लॉ, नो कोर्ट चैलेंज एंड नो पार्लियामेंट एंड स्टेट अप्रूवल की जरूरत है। ये बात याद रखना डिलिमिटेशन कमीशन के लिए। How many delimitation commission have been constituted by the government of India till December 2023? ठीक है, 4 है, हमने ऑलरेडी अभी देखा। ठीक है, ये फैक्चुअली पता होना चाहिए। फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय, इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के इलेक्शन के लिए, राज्यसभा नहीं पूछा, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर कौन फाइल कर सकता है? एनी रेजाइडिंग इन इंडिया, कोई भी रह रहा हो, अगर फॉरेन रह रहा हो तो फॉरेनर, तो नहीं सिटीजन चाहिए, ये तो नहीं होगा। ठीक है, रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम दी विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, अ रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, और एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों सही है, बट ये ज्यादा सही है कि जहां पे उसका नेम अपीयर हो इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया तो आपका 6 साल का बच्चा भी है, ठीक है, वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया ही है, बट उसका इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है, तो वो कैसे नॉमिनेशन करेगा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। यस, ये दिया गया है आरपीए एक्ट 1951 के अंदर, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है फॉर द लोकसभा इलेक्शन के अंदर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, ये 3 बातें दी हुई है आरपीए के अंदर। सिटीजनशिप, पहला, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो एनी रेजिडेंट नहीं होगा, ये बात याद रखना। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन, must be registered on the electoral roll of any parliamentary constituency in the country, not necessarily the one they are contesting. एज क्या होनी चाहिए? must be at least 25 year age of लोकसभा सीट। तो अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के अंदर नॉमिनेशन का क्या गेम है। द रूल फॉर राज्यसभा नॉमिनेशन,
differ slightly from the Lok Sabha in the terms of age and historical residence requirements. Age requirement है at least 30 years, ठीक है, at least 30 years, ठीक है. Citizenship and voter registration, the candidate must be citizen of India, registered as an electoral in the parliamentary constituency within the India. No domicile requirement, ये बात याद रखना, ये चेंज हुआ है. Historically, a candidate had to be resident of the specific state they were contesting from. ये राज्यसभा में हुआ करता था, लेकिन चेंज हो गया. However, an amendment to the Representation of People Act 1951 in 2003 upheld the Supreme Court in the Kuldeep Nayar case, removed this requirement. A person can now contest from any state as long as they are registered voter in any part of India. So domicile की requirement को हटा दिया गया राज्यसभा के इलेक्शन में. ये बात याद रखनी है, ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है. आप मुझे इसके अंदर अमेंडमेंट एक्ट भी बता सकते हैं, कभी अमेंडमेंट हुआ कौन से कोई एक्ट के थ्रू, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना. प्रपोजर क्या है? अनलाइक लोकसभा वेयर एन इलेक्टर कैन प्रपोज, राज्यसभा कैंडिडेट मस्ट बी प्रपोज्ड बाय एटलीस्ट 10 मेंबर्स ऑफ रेलिवेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और 10% ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली विच एवर इज लेस. ठीक है, तो ये कुछ प्रपोजर वाली बात भी राज्यसभा इलेक्शन में दी गई है, ये बात याद रखना. 2020 का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट, जो वोट करने का अधिकार है, कैन बी मेड अ मिनिस्टर, उसको मिनिस्टर बना दिया जाए इन अ स्टेट फॉर अ 6 month इवन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट. वोट का देने का अधिकार है 18 का, ठीक है, 18 से ऊपर. बट अगर एक मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज है 25 की एज है मिनिमम. तो भैया ये बीच वाले एज वाले कहां चले जाएंगे? तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजमेंट फॉर 5 years is permanently disqualified from the contesting an election even after his release from the prison. परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन हो ही नहीं सकता, ये भारत है, ठीक है. तो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, चाहे कोई कितना ही बदमाश हो, गुंडा हो, कुछ भी हो, बट परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है. 6 साल तक की बात की गई है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है. तो नीदर 1 नॉर 2 इज द आंसर, ये बात याद रखना, ठीक है. आर्टिकल 164 क्लॉज 4, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर फॉर 6 months. दे मस्ट फुलफिल द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप इन द लेजिस्लेचर. अ पर्सन एलिजिबल टू वोट is anyone at least 18 year old, whereas minimum age to member state legislative assembly is 25 years and for council is 30. So therefore 19-year-old voter is eligible to vote but cannot be made minister. ठीक है. Representation People Act 1951, person convicted sentenced to imprisonment for the 2 years or more is disqualified from the contesting election for the duration of the sentence and for further period of 6 years after their release. The disqualification is not permanent. ये बात याद रखना भैया. क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा. अब बात करेंगे एपिसोड 23 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही पढ़ते रहिए, पीवाईक्यूज में लगे रहिए. पीवाईक्यूज ही है जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का शॉर्ट वे तरीके से आपको वहां पे निकालेगा, ये याद रखना बात. मतलब आपको अगर मेंस के लिए जाना है तो गेटवे है पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज करोगे तो प्रीलिम्स निकलने के बहुत हाई चांसेस है. आप एक मौके अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पीवाईक्यूज बहुत अच्छे तरीके से एकदम दिमाग में छपे हुए होने चाहिए. सो इसी के लिए 80-20 सीरीज है, देखते रहिए और मजे करते रहिए और एपिसोड 23 में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.